नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर केदारनाथ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बाबा केदार के धाम पहुंचे धर्मरक्षक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की लोगों की सुख समृद्धि की कामना की, प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर जो श्रद्धालु है वो काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। केदारनाथ उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के दरबार पहुंचे। उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं आज की सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केदारनाथ के आशीर्वाद से हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह बाबा केदार के आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो धामी को अपने बीच पाकर श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव होना है, ऐसे में 20 नवंबर को केदारनाथ में वोटिंग होनी है। हालांकि उपचुनाव के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, बेहद कम समय रह गया है। वहीं इस बीच उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। साथ ही जो जनता है, लोगों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले, उन्हें नमन किया, उनका अभिनंदन स्वीकार किया। वहीं उपचुनाव से पहले सीएम धामी के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से उपचुनाव में महज कुछ ही समय रह गया है, 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, उपचुनाव के लिए काउंटडाउन जो है शुरू हो गया है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से आज सुबह यानी दीपावली के ठीक एक दिन बाद जो है केदारनाथ पहुंचते हैं, बाबा केदार का आशीर्वाद लेते हैं और साथ में जो स्थानीय जनता है उनसे भी थोड़ी बहुत मुलाकात की, बातचीत की। इस दौरे के क्या कुछ मायने एक तरह से निकाले जाए अभय? देखिए, सीधे तौर पर कहें तो उत्तराखंड में इस समय केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो सियासी गर्मी है, जो सियासी पारा है, वो काफ़ी गर्म यहाँ पर हो चुका है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो केदारनाथ चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर जो डबल इंजन की सरकार और उसके जो फायदे हैं, जो उपलब्धियां अब तक के विकास के कार्यों के रूप में अब तक उत्तराखंड राज्य को मिली है, उन उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम यहाँ पर कर रही है। दीपावली जब त्योहारों का पर्व है, उत्तराखंड देवभूमि है, तो ऐसे में सभी लोगों का आभार प्रकट करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। आज स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम यहाँ पर पहुंचे थे। बाबा केदार की पूजा अर्चना उन्होंने की, बाबा केदार के दर्शन किए और मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने जो वहाँ पर जो श्रद्धालुओं से मिलने का काम भी किया। श्रद्धालु भी बड़े उत्साहित नजर आए जब मुख्यमंत्री को अपने बीच में उन्होंने पाया। और ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम में पहुंचे थे, केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से उन्होंने पूजा अर्चना की, तो ऐसे में उसके भी सियासी जो मायने हैं वो यहाँ पर निकालने का काम विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री सरकार का चेहरा है, बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं, फायर ब्रांड के रूप में उनको नई पहचान यहाँ पर मिल चुकी है। चुनाव में जिस प्रकार से वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जनता उनको सुनना चाहती है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आज जब केदारनाथ धाम में वो पहुंचे तो एक तीर से दो निशाने साधने का काम उनकी तरफ से किया गया। त्योहारों पर और चारधाम यात्रा का सुखद संदेश देने का काम उनकी तरफ से हुआ। साथ ही जो स्थानीय जो लोग थे, उन लोगों से बातचीत करके उनकी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान जानने का, उन समस्याओं को जानने का प्रयास भी उनकी तरफ से किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास के साथ साथ जो पार्टी के लिए जो चुनाव प्रचार की जो चीज़ों की जो जरूरत है, उनको भी पूरा करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि त्योहारों में भी बीजेपी की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार प्रसार को यहाँ पर धार देने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और कैबिनेट मंत्री वहां पर दौरा कर रहे थे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा केदार की धरती पर पहुंचे। उन्होंने भी स्थानीय जनता से बातचीत करी। जिस दिन नामांकन किया था बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने, उस दिन भी हमें बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन दिखा था, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी थी ऊखीमठ में। और उसके बाद आज जिस तरह से फिर से केदारनाथ का दौरा और दीपावली के ठीक अगले दिन कि सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचते हैं, वहां बाबा केदार का दर्शन पूजन भी करते हैं, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करते हैं, उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं।
क्या माना जाए अभय, जिस तरह से बीजेपी, आपने भी समझाया दर्शकों को कि किस तरह से बीजेपी ये जो चुनाव है केदारनाथ का, वो विकास पर या डबल इंजन की सरकार हो, पीएम मोदी का केदारनाथ से जो लगाव है वो हो, और उसी को एक तरह से दिखाते हुए, दर्शाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ पहुंचना। वहीं कांग्रेस का अगर हम देखें, कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर यह चुनाव लड़ रही है, चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण का मुद्दा हो, तीर्थ पुरोहितों का मुद्दा हो, सोने की चोरी का मुद्दा हो, केदारनाथ की प्रतिष्ठा का मुद्दा हो, और जिस तरह से माहौल जो है उत्तराखंड में बना है, जो इससे पहले के जो 2 उपचुनाव रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गए। केदारनाथ के रण को इस वक्त किस तरह से देखें? देखिए, केदारनाथ के रण की अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ के रण को लेकर दोनों ही दल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त इस समय नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां इस रूप में इसे देख रही है कि ये पारंपरिक सीट बीजेपी की रही है, 5 में से 4 बार बीजेपी के विधायक, 5 में से 3 बार अब तक बीजेपी के विधायक वहां पर जीते हैं, 4 बार बीजेपी के विधायक वहां पर जीते हैं, और जिस प्रकार से वहां पर महिला जनप्रतिनिधि को वहां पर सपोर्ट ज्यादा देने का काम वहां पर किया गया। महिला मतदाता जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भागीदारी करते हैं, तो ऐसे में बीजेपी इस बार आश्वस्त है कि केदारनाथ का जो आशीर्वाद है वो बीजेपी को यहाँ पर मिलेगा, और बीजेपी जो उपचुनाव में पिछले 2 उपचुनाव हारी है उसका इतिहास बदलने का काम यहाँ पर करेगी, उसको परिवर्तित करने का काम यहाँ पर करेगी, जीत के साथ अपनी शुरुआत यहाँ पर करेगी। जबकि दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये चीजें यहाँ पर उठाने का काम किया जा रहा है कि जो स्थानीय जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो केदार घाटी का पुनर्निर्माण का काम हो, केदार घाटी में आपदा प्रभावितों की समस्या है हो, या फिर केदारशिला को लेकर जो विवाद वहां पर हुआ था उसके मुद्दे हो, उनको पुरजोर तरीके से उठाने का काम वहां पर किया जा रहा है। और पूरे चुनाव अलग अलग हैं अभय, और जनता के बीच हर मुद्दे का अलग इंपैक्ट होता है, लेकिन वही हमने चुनाव के दौरान ये एक फैक्टर भी देखा है कि जो प्रत्याशी है उसका चेहरा वो भी काफी ज्यादा इंपैक्ट रखता है। कई बार होता है कि मुद्दे किसी एक पार्टी के हावी होते हैं, लेकिन कई बार प्रत्याशी की लोकप्रियता की वजह से दूसरी पार्टी के हाथ जीत लग जाती है। तो अब की बार जिस तरह से बीजेपी ने पूर्व विधायक जो रही है आशा नौटियाल, उन पर दाव चला है, वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत पर दाव चला है। किस तरह से देख पा रहे हैं, किस तरह से मुकाबला, किसकी कितनी लोकप्रियता, और क्या इसका प्रत्याशी वाला जो फैक्टर मैं बोल रही हूं, क्या ये हो सकता है वहां पर काम कर सकता है केदारनाथ में भी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ का जो ये उपचुनाव है, ये अब दोनों ही दलों, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा इस रूप में है कि मुख्यमंत्री रहते हुए तीसरा उपचुनाव यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में यहाँ पर हो रहा है। और जिस प्रकार से 2 उपचुनाव में पिछले दिनों जो पराजय बीजेपी को मिली थी, तो ऐसे में अपना जीत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे सुधारने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस उपचुनाव के लिए इस केदारनाथ विधानसभा सीट पर 200 से ज्यादा पदाधिकारियों की तैनाती वहां पर कर चुकी है, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां वहां पर दी गई है, मंडल स्तर, बूथ स्तर और जिला स्तर की जिम्मेदारियां वहां पर दी गई है कि किस प्रकार से जनता को पार्टी के प्रति जोड़ने का काम वहां पर करना है। 5 कैबिनेट मंत्रियों को वहां पर स्पेशली इस चुनाव के लिए यहाँ पर लगाया, चुनाव मैदान में उतारा गया कि ताकि वो जनता को लामबंद कर सके, जो पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल उनके लिए जीत का काम वहां पर कर सकें। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर इस चुनाव को देखने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया जा रहा है। जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों जनता बीच पहुंचा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से करोड़ों की विकास की योजनाओं की सौगात वहां पर अगस्त मुनि में जाकर केदारनाथ की जनता के लिए घोषित की है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी इसे बड़े गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम कर रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, तो कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा इस रूप में है कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा अपना जीत का जो मोमेंटम है उसे बरकरार रखना चाहते हैं। 2 उपचुनाव वो जीत चुके हैं कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, और ये भी वजह है कि मोमेंटम जो है इस वक्त कांग्रेस का काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से बीते 2 उपचुनाव में चाहे बद्रीनाथ हो, मंगलौर हो, कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कांग्रेस जरूर चाहेगी कि तीसरा और केदारनाथ का चुनाव भी कांग्रेस के पाले में जाए, कांग्रेस के पक्ष में जाए। हालांकि उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये केदारनाथ दौरा किस तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बना पाता है, ये देखना काफी अहम होगा। अब आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किए और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का ये पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा और उल्लास लेकर आए। हमारी प्रगति के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त हो।
प्रदेश की मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने को लेकर जहां राज्य की धामी सरकार ने अध्यादेश को 3 साल और आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार के इस कदम को लेकर सरकार पर जुबानी हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनकी सरकार में मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर कानून बनाया जा चुका है, जिस पर कुछ लोगों को मालिकाना हक भी दिया जा चुका है। लेकिन अब बीजेपी सरकार उस पर राजनीति करना चाहती है, इसलिए उसे कानून को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस मामले पर कांग्रेस के नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जब काम हरीश रावत की सरकार में हो चुका है तो आखिर आज कांग्रेस के नेता खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं इस विषय को उठाने का काम करते हैं? ये जिस समय चुनाव आएंगे उस समय लोगों को हम दे रहे हैं, हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, वो डरे हुए लोगों को ये भाई दोहन कर रहे हैं। ये जो है मलिन बस्तियों के लोगों का, गरीबों के भाई का दोहन कर रहे हैं, जबकि उनका तो अधिकार है, विधानसभा उनको अधिकार दे चुकी है, कानून बन चुका है। उस कानून से उनको वंचित कोई कर ही नहीं सकता है। बल्कि मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने ये कानून पास किया, कांग्रेस के लोग बलपूर्वक इस बात को तथ्यपूर्वक क्यों नहीं कह रहे? उत्तराखंड में आने वाला समय चुनावों का है, जिसमें पहले केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का असर निकाय चुनाव पर नहीं होगा। साथ ही विधायक खजान दास ने कहा कि उपचुनाव में मेहनत की आवश्यकता होती है और पार्टी का हर कार्यकर्ता इस समय केदारनाथ चुनाव में काम कर रहा है। चुनाव एक अलग है, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव भी होने, और ये चुनाव अलग है। उपचुनाव में थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता होती है और वो मेहनत हम कर रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बुक कानून को लेकर किए गए वादे को भी दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया है कि आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा, तो वो ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दिनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लाने की मांग कर रहे हैं। है जो मुझे लगता है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा, कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। मुझे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी अभी से ही विपक्षी दलों पर जुबानी हमला कर रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के संयोजक आदित्य कोठारी की माने तो जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस जीत के दावे कर रहा था और चुनाव समाप्त होते होते उन सभी दावों की हवा निकल गई, उसी प्रकार से केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस भले ही जीत की बात कर रही हो, लेकिन जनता सरकार के साथ है और सरकार के विकास के कार्यों पर मुहर लगाना चाहती है। सीधा रुख कर लेते हैं अभय कैंतुरा का। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय हमारे साथ लगातार बने हैं। अभय, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत जो है पूरी तरह से तेज हो गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है तो वहीं कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है। लेकिन सवाल यही अब है कि दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन जनता आखिर किसको आशीर्वाद देगी?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ की जो जनता है वो इस समय अपने आप को असहाय सा महसूस यहाँ पर कर रही है, क्योंकि जो उनकी जो विधायक थी, जिसको उनके द्वारा जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने का काम किया गया था, दिवंगत विधायक सला रानी राउत, उनका यहाँ पर आकस्मिक निधन हो चुका है। और उसके बाद जिस प्रकार से इस सीट पर सियासत शुरू हुई है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको लेकर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब जो केदारनाथ की जनता है वो पहले नेताओं के जो वायदे हैं, उन वायदों को परखने का काम वहां पर कर रही है। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले केदारनाथ की जो जनता है वो बीजेपी और कांग्रेस के वायदों को परखने का काम यहां पर कर रही है, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो वहां के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। केदार घाटी में जिस प्रकार से मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाएं आई थी, तो उनसे निपटने के लिए ये कह सकते हैं कि सरकार को भी कड़ी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी थी। और दिवंगत विधायक के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से घोषणाएं की गई है, और 300 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं वहां पर अब तक राज्य सरकार की तरफ से हो चुकी है, उन सब चीजों को लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्षी दल इसे चुनावी शगुफा मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार को यहाँ पर काम पहले से ही करना चाहिए था, वो काम सिर्फ चुनाव के समय सरकार को याद आता है और घोषणाएं करने का काम जिस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार अगर समय रहते हुए केदारनाथ की जनता की सुध लेती, तो आज केदारनाथ की जो जनता है वो विकास के कार्यों से लाभान्वित हो चुकी होती। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच केदारनाथ की जनता जो चुनावी वायदे हैं उन वायदों को परखने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव की बात हुई है, क्योंकि जब से एक तरह से बोले कि कांग्रेस जो है दोनों सीटें, चाहे बद्रीनाथ हो मंगलौर हो, दोनों सीटें जीती है, तब से ही कांग्रेस ये नारा दे रही थी कि पहले बीजेपी अयोध्या हारी और अब केदारनाथ हारेंगे। तो कहीं ना कहीं एक एयर या एक तरह से एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा कि बीजेपी जो है केदारनाथ हारेगी ही हारेगी। क्या माना जाए, कांग्रेस के दावों में कितना दम? और जिस तरह से आपने भी कहा कि केदारनाथ की जो जनता है वो थोड़ा बहुत सरकार के कामों से या जिस तरह से विकास के काम किए गए नाखुश नजर आ रही है। मोदी फैक्टर, क्योंकि बीजेपी बार बार जो है पीएम मोदी का, हमने तब भी देखा था जब जिस दिन आशा नौटियाल का नामांकन था, बीजेपी द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बार बार ये बात दोहराई कि केदारनाथ से पीएम मोदी का एक अलग सा लगाव है, वो काफी ज्यादा मानते हैं बाबा केदार को और जब भी समय मिलता है जरूर आते हैं। तो पीएम मोदी वाला फैक्टर और आज जिस तरह से हमने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ पहुंचना, सीएम धामी वाला फैक्टर, केदारनाथ वाला फैक्टर, क्या लगता है किसके पक्ष में माहौल? बिल्कुल, अगर माहौल की अगर हम बात करते हैं तो माहौल इस समय कह सकते हैं कि चुनावी जो माहौल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ा भिन्न सा नजर यहाँ पर आने लगा, ना तो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है और ना ही कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। ऐसे में जो जनता की जो समस्या है, यानी जनहित के जो मुद्दे जो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से उठाने का काम वहां पर किया जा रहा है, उसको देखना सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगी कि जनता किससे अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है, किन के वायदों पर भरोसा करती है। लेकिन जो तीसरी जो समीकरण यहाँ पर बनकर सामने आता है वो आता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी समय चुनाव मैदान में उतरे हैं उनकी तरफ से कितना काम वहां पर किया जाता है, या जो वोट वो वहां पर काटने का प्रयास वहां पर रहेगा उनका, वो किसके वोट सबसे ज्यादा काटेंगे। हमने देखा है उत्तराखंड की राजनीति में कि जनता जो है या तो बीजेपी या कांग्रेस एक क्लियर मैंडेट देती है। अब सवाल यही, जैसा आपने निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर कहा कि अब की बार चुनावी रण में जो है निर्दलीय प्रत्याशी भी है, यूकेडी से भी एक कैंडिडेट है, तो क्या लगता है अब है अगर ये वोट काटते हैं ये प्रत्याशी तो किसके लिए यहां पर नफा नुकसान? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ये निर्दलीय प्रत्याशी इस समय अपने चुनावी ताल यहाँ पर ठोक रहे हैं, तो ऐसे में सत्ताधारी दल के लिए बड़ी मुसीबत वहां पर हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ में सीट पर अब तक का जो मत प्रतिशत रहा है, जिस प्रकार से मतदाताओं ने वहां पर रुझानों में अपने मत का प्रयोग वहां पर किया, महिला वोटर सबसे ज्यादा बढ़कर आगे यहाँ पर आई है। और अगर अभी की अगर हम बात करते हैं तो उपचुनाव में उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि कभी भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनावों में वोट नहीं पड़े, यानी मत प्रतिशत पहले से कम होगा। लगभग जो उम्मीद है कि 50 से 55% के बीच यहां पर मतदान होगा। और ऐसे में अगर निर्दलीय प्रत्याशी उसमें भी सेंधमारी करने का काम यहां पर करते हैं सियासी दलों के वोट बैंक पर, तो फिर सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि सत्ताधारी दल भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत हो सकते हैं। और कई बार हमने ये देखा है उत्तराखंड में बीजेपी की अगर खासकर बात करें कि कभी अगर किसी सीट से कोई विधायक का निधन होता है तो उसके
परिवार से ही टिकट दिया जाता है। इससे पहले हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, लेकिन अब की बार बीजेपी ने अलग रणनीति अपनाते हुए पुराने चेहरे पर भरोसा जताया, आशा नौटियाल को टिकट दिया। हालांकि मजबूत चेहरा है, आपने ये भी कहा कि महिला वोटर्स की एक तरह से भागीदारी केदारनाथ में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। महिला चेहरा, एक महिला को एक तरह से टिकट दिया साथ में, लेकिन ये चीज भी देखना होगा कि रिस्क फैक्टर भी आशा नौटियाल के साथ है, एक बार केदारनाथ से चुनाव हारी भी है। तो ऐसे में क्या ये जो दाव चला है भारतीय जनता पार्टी ने, जो रिस्क लिया है, क्या साबित हो पाएगा कि आगे चलकर अगर बीजेपी जीतती है, बीजेपी के पक्ष में बन पाएगा ये रिस्क? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात होगी कि इस समय केदारनाथ की जनता सरकार के वायदों पर कितना भरोसा करती है, क्योंकि 300 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं राज्य सरकार की तरफ से अभी तक पिछले एक माह के भीतर वहां पर की जा चुकी है, और ये 300 करोड़ की घोषणा अभी धरातल पर उतरी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी सुगूफा तो नहीं है, इसलिए केदारनाथ की जनता राजनीतिक दलों के उन वायदों को परखने का काम यहाँ पर कर रही है जो वायदे उनकी तरफ से कर रहे हैं। इसी बात को दोहरा रही है कि ये जो योजनाएं की जा रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, सिर्फ जनता को लुभाने के लिए महज एक शगुफा है। हालांकि जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है, अपना मैंडेट किसे देती है, वो देखना काफी खास होगा। अभी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है, जिसमें खेल विभाग में अब राज्य के सभी स्कूलों के खेल शिक्षकों और होनहार प्रतिभावान खिलाड़ियों से आह्वान किया है कि अगर वो राष्ट्रीय खेलों में वॉलंटियर के रूप में प्रतिभा करना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिससे वो खेलों के बारे में और बेहतर जान सके। स्कूल के पीटीआई, उनके स्कूल के स्पोर्ट्स कोच, उनके स्कूल के वैसे एथलीट जो कि खेलों में रुचि रखते हो, ये कृपया करके हमारे वॉलंटियर पोर्टल पे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी इसका यूथ फेस्टिवल के समय इसको लॉन्च करेंगे, उसमें वो अपने आप को जरूर रजिस्टर करें। वॉलंटियर पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो उससे उनको सीखने को भी मिलेगा। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे कि कैसे स्पोर्ट्स की वॉलंटियरिंग की जाती है, और ये एक लर्निंग एक्सरसाइज होगी उनके लिए। बहुत बड़ा माहौल में वो पूरे भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखने का भी मौका मिलेगा। आप मुझसे पूछिए तो फाइनल स्टेज इसको नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि फाइनल स्टेज तो तब होगा जब जीटीसीसी और डीओसी आके दोनों फिर से देखेंगे, हो सकता है फिर से कुछ कमी निकाले और फिर कुछ करना पड़े। तो इसलिए मैं फाइनल तो नहीं बोलूंगा, हाँ ये जरूर बोलूंगा कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% रेडी है आज की डेट। मैं वैज्ञानिक पहलू का इंदराज करने से तात्कालिक तब्दीली नहीं आती है, लेकिन एक जो मैं आपको कहूंगा कि पूरे सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि हम आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ियों को तैयार कर पाएंगे। और जहां तक कई बार इसमें तात्कालिक की जो आप बात करते हैं, कई साइंटिफिक पहलू ऐसे होते हैं जैसे कि तात्कालिक हल्का फुल्का 10% 5% असर पड़ता है, जो कि अपने टिहरी के नरेंद्रनगर में एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि नरेंद्रनगर से 2 किलोमीटर आगे रानी पोखरी बाईपास रोड पर एक स्कॉर्पियो कार खाई में जा गिरी, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। एक व्यक्ति कड़ी मशक्कत के बाद खुद निकल गया, वहीं एक अन्य व्यक्ति वाहन के अंदर फंसा हुआ था, जिसके बाद सूचना मिलते ही पोस्ट ढालवाला से एएसआई महावीर सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रूप से स्कॉर्पियो में 2 लोग सवार थे जो देहरादून से नरेंद्रनगर की ओर जा रहे थे। दोनों को रेस्क्यू किया गया। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।